अरे, इस बेड नंबर 6 का मरीज कहाँ गया? मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। जब भी मैं ड्यूटी पर आती हूँ कभी बेड पर नहीं मिलता। नर्स माया काफ़ी गुस्से में बोली। आंटी, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। एक प्यारी सी आवाज़ ने नर्स माया का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। जब उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो बेड नंबर 8 के मरीज की बेटी ज़ारा खड़ी थी। ज़ारा ने बाहर आकर देखा, फिर पूरा अस्पताल छान मारा, पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया और थक हार कर वापस जा ही रही थी कि उसकी नज़र बगल की कैंटीन पर गई तो देखा कि वे जनाब तो वहाँ आराम फरमा रहे थे और गर्मा गर्म समोसे खा रहे थे। ज़ारा उसके पास गई और धीरे से बोली, आपको नर्स बुला रही है। उसने पीछे घूमकर देखा। सफ़ेद कुर्ता सलवार, नीला दुपट्टा लिए सांवली मगर तीखे नैन नक्श वाली लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी, माथे पर बिंदी, आंखों में भरा पूरा काजल, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों की खनखन। वह बड़े ही शायराना अंदाज में बोला, अरे छोड़िए ये नर्स वर्स की बातें। आपको देखकर तो मेरे जहन में बस यही ख्याल आता है, माशाअल्लाह। आप भी न कहते हुए ज़ारा वहाँ से शर्मा कर भाग आई और सीधे बाथरूम में जाकर आईने के सामने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर हाथों को मलते हुए अपने चेहरे को साफ किया और बालों को करीनों से संवारते हुए बाहर आ गई। तब तक वह मरीज, जिसका नाम रवि था, भी वापस आ चुका था। ज़ारा घबरा कर दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गई। रवि ने देखा कि ज़ारा किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों न पहले उसकी मम्मी से बात की जाए। ज़ारा की माँ को टाइफाइड हुआ था, जिससे उन्होंने अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। रवि को बुखार था, पर काफ़ी दिनों से ना उतरने के चलते उसके पापा ने उसे दाखिल करा दिया था। रवि की ज़ारा की अम्मी से काफ़ी पटती थी। परसों ही दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी। तब तक रवि और ज़ारा अच्छे दोस्त बन चुके थे। ज़ारा 11वीं की छात्रा थी और रवि 12वीं में पढ़ता था। दोनों के स्कूल में आमने सामने थे। एक दिन स्कूल से बाहर आते समय दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर खुश हुए। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। इसी बीच ज़ारा कभी कभार रवि के घर भी जाने लगी, पर वह रवि को अपने घर कभी नहीं ले गई। एक ही साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब यह दोस्ती इश्क में बदल कर रफ्तार परवान चढ़ने लगी। एक दिन जब ज़ारा कॉलेज से घर दाखिल हुई तो उसने देखा ही अम्मी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, पर तुमने वही किया जो 2 साल से कर रही हो। तुम्हारी जोया आपा ठीक ही कह रही थी कि तुम एक लड़के के साथ मुंह उठाए घूमती रहती हो। अम्मी, आप मेरी बात तो सुनो। वह लड़का बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। एक बार मिल कर तो देखो। वैसे तुम उससे मिल भी चुकी हो। ज़रा एक ही सांस में सब कुछ कह गई। वैसे अम्मी अब्बू कौन होते हैं हमारी निजी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? कभी दुख तकलीफ़ में तुम्हारी खैर पूछने आए जो आज इस पर उंगली उठाएंगे? हम मरे या जिए उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है क्या? शायद आप भूल गई हो, पर मेरे जहन में वह सब कुछ आज भी है। जब अब्बू नई अम्मी लेकर आए थे, तब नई अम्मी ने अब्बू के सामने ही कैसे हमें जलील किया था। इतना ही नहीं, हम सभी को घर से बेदखल भी कर दिया था। तभी जोया आपा घर में आई। अरे जोया, तुम ही इसको समझाओ, मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए अम्मी रसोई घर में चली गई। रसोई घर क्या था, एक बड़े से कमरे के बीच से टाट का पर्दा लगाकर एक तरफा बना लिया गया था, तो दूसरी तरफ एक पुराना सा डबल बेड, टूटी अलमारी और अम्मी की शादी का एक पुराना बक्सा रखा था, जिसमें अम्मी के कपड़े कम, यादें ज़्यादा बंद थीं, मगर सब कुछ रखा बड़े करीने से था। तभी अम्मी चाय और बिस्कुट लेकर आई और सब चाय का मज़ा लेने लगे। ज़ारा यादों की गहराई में खो गई। वह मुश्किल से 6-7 साल की थी जब अम्मू नई अम्मी लेकर आए थे। वह अपनी बड़ी सी हवेली के बीच बगीचे में खेल रही थी। तभी नई अम्मी घर में दाखिल हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है।
उसकी अम्मी हर वक्त रोती क्यों रहती है। जब नई अम्मी को बेटा हुआ तो जोया आपा और अम्मी को बेदखल कर उसे हवेली में नौकरों के रहने वाली जगह पर एक कोना दे दिया गया। अम्मी दिन भर सिलाई कढ़ाई करती और जोया आपा भी दूसरों के घर का काम करती, तो भी 2 वक्त की रोटी मुहैया ना हो पाती। अम्मी 30 साल की उम्र में 50 साल की दिखने लगी थी। ऐसा नहीं था कि अम्मी खूबसूरत नहीं थी, वे हमेशा अब्बू की दीवानगी के किस्से बयां करती रहती थी। सभी ने अम्मी को दूसरा निकाह करने को कहा पर अम्मी तैयार ना हुई। पर इधर कुछ दिनों से वे काफ़ी परेशान थीं। शायद जोया आपा के सीने पर बढ़ता मांस परेशानी का सबब था। मेरे लिए वह अचरज, पर अम्मी के लिए जिम्मेदारी। ज़रा ओ ज़ारा, जोया आपा की आवाज़ ने ज़ारा को यादों से वर्तमान की ओर खींचा दिया। ठीक है, उस लड़के को लेकर आना, फिर देखते हैं कि क्या करना है। अक्सर उन दोनों की मुलाकात शहर के बाहर एक गार्डन में होती थी। आज जब वह रवि से मिली तो उसने कल की सारी घटना का जिक्र किया। जनाब, आप मेरे घर चल रहे हैं, अम्मी आपसे मुलाकात करना चाह रही है। सच? कहते हुए रवि ने ज़ारा को अपनी बाहों में भर लिया। ज़ारा शर्मा कर बड़े प्यार से रवि को देखने लगी, फिर रवि की गाड़ी से ही घर पहुंची। रवि तो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी हवेली, सफ़ेद संगमरमर सी नक्शादारी दीवारें और एक मुगलिया संस्कृति बयां करती हरी घास का लान, जरूर यह बड़ी हैसियत वालों की हवेली है। रवि काफ़ी संकुचित हुए अंदर गया। तभी ज़ारा बोली, रवि उधर नहीं, यह अब्बू की हवेली है, मेरा घर उधर कोने में है। हैरानी से ज़ारा को देखते हुए रवि उसके पीछे पीछे चल दिया। सामने पुराने से सर्वेंट क्वार्टर में ज़ारा दरवाजे पर टंगी पुरानी सी चटाई हटाकर अंदर रवि के साथ दाखिल हुई। रवि ने देखा कि वहाँ 2 औरतें बैठी थीं। उनका परिचय ज़ारा ने अम्मी और जोया आपा कह कर कराया। अम्मी ने रवि को देखा, वह उन्हें बड़ा भला लड़का लगा और बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। अम्मी ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक अब्बू और भाईजान भी आते ही होंगे। अब्बू? अरे आपने उन्हें क्यों बुलाया? मैंने आपसे पहले ही मना किया था। गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ारा अम्मी पर बरस पड़ी। अम्मी भी गुस्से में बोली, चुपचाप बैठो, अब्बू का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। ज़ारा कतार निगाहों से रवि को देखने लगी। रवि की आंखों में उठे हर सवाल का जवाब वह अपनी आंखों से देने की कोशिश करती। थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। तभी सामने की चटाई हिली और भारी भरकम शरीर का आदमी दाखिल हुआ। वे सफ़ेद अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थे। साथ ही उनके साथ 17-18 साल का एक लड़का भी अंदर आया। आते ही उस आदमी ने रवि का कॉलर पकड़ कर उठाया और दोनों लोगों ने रवि को काफ़ी बुरा भला कहने लगे। रवि एकदम अचकच गया। उसने संभालने की कोशिश की, तभी उसमें से एक आदमी ने पीछे से वार कर दिया और वह फिर वहीं गिर गया। ज़ारा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके अब्बू चिल्लाकर बोले, खबरदार जो इस लड़की से मिली, तुझे शर्म नहीं आती? वह एक हिंदू लड़का है और तू मुसलमान। रवि की तरफ मुखितब होकर बोले, आज के बाद ज़ारा की तरफ आँख उठाकर मत देखना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का वह हाल करेंगे कि प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। रवि ने समय की नज़ाकत को समझते हुए चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। अब्बू ने ज़ारा को हाथ झटकते हुए अम्मी की तरफ धक्का दिया और गरजते हुए बोले, ज़ारा का ध्यान रखो और देखो अब यह लड़का कभी ज़ारा से ना मिले। इस किस्से को यहीं ख़त्म करो। और यह कहते हुए वे उल्टे पैर वापस चले गए। अब्बू के जाते ही ज़ारा अभी तक तकरीबन बेहोश सी पड़ी थी, तेज़ी से खड़ी हो गई और अम्मी से बोली, अम्मी यह सब क्या है? आपने इन लोगों को क्यों बुलाया? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने सालों में कभी तो हमारा हाल पूछने नहीं आए। हम मरे रहे हैं या जी रहे हैं, पेट भर खाना खाया है कि नहीं, कैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 पैसे कमाने के लिए हमने क्या क्या काम किया है। बोलो ना अम्मी, तब ये कहाँ थे? जब हमारी ज़िंदगी में चंद खुशियाँ आई तो आ गए बाप का हक जताने। मेरा बस चले तो मैं उनका सिर फोड़ देती। ज़ारा, कहते हुए अम्मी ने एक ज़ोरदार चाटा ज़ारा को रसीद कर दिया और बोली, बहुत हुआ, अपनी हद भूल रही है तू। भूल गई कि उनसे मेरा निकाह ही नहीं हुआ, दिल का रिश्ता है। मैं उनके बारे में एक भी गलत लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करूँगी। कल से तुम्हारा और रवि का रास्ता अलग अलग है। ज़ारा सारी रात रोती रही। उसकी आंखें सूज कर लाल हो गई।
सुबह जब अम्मी ने ज़ारा को इस हाल में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे उसके बिखरे बालों को समेटने लगी, मगर ज़ारा ने उनका हाथ झटक दिया। बहरहाल इसी तरह दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। ज़ारा और रवि की कोई बातचीत तक नहीं हुई। ना ही रवि से मिलने की कोशिश की और ना ही ज़ारा ने। इसी तरह 1 साल बीत गया। अब तक अम्मी ने मान लिया था कि ज़ारा अब रवि को भूल चुकी है। उसी दौरान ज़ारा ने अपने फैशन डिज़ाइनिंग के कामों में काफ़ी तरक्की कर ली थी और घर में अब तक सब नॉर्मल हो गया था। सब ने सोचा कि अब तूफ़ान शांत हो चुका है। वह दिन ज़ारा की ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन था। आज उसके कपड़ों की प्रदर्शनी थी। वह तेज़ तेज़ कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पैर खिटक गए। कैसी हो ज़ारा? उसने बोला तो ज़ारा की आंखों से आंसू आ गए। बिना कुछ बोले भागकर वह उसके गले लग गई। तुम कैसे हो रवि? उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई कि मेरी हिम्मत ही ना हुई कि तुमसे कैसे बात करूं, पर सच में मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूली। रवि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह सब छोड़ो, यह बताओ कि तुम यहाँ कैसे? आज मेरे सिले कपड़ों की प्रदर्शनी लगी है, पर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी निगाहों से रवि को देखा। रवि को लगा कि उससे सारे जहाँ की खुशियाँ पा ली है। अच्छा सुनो, मैं यहाँ का सारा काम ख़त्म करके रात को 8 बजे तुम्हें से यही मिलूँगी। आज ज़ारा का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जल्दी से रवि के पास पहुँच जाए। ज़ारा को देखते ही रवि बोला, कुछ इस कदर हो गई मोहब्बत तन्हाई से अपनी कि कभी कभी इन सांसों के शोर को भी थमने की कोशिश कर बैठते हैं जनाब। ज़ारा मुस्कुराते हुए बोली, शिकवा तो बहुत है मगर शिकायत कर नहीं सकते क्योंकि हमारे होठों को इजाज़त नहीं है तुम्हारे खिलाफ़ बोलने की। और वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। रवि, तुम्हें पता नहीं है कि आज मैं मुद्दतों बाद इतना खुलकर हंसी हूँ। शायद मैं भी, रवि ने कहा। रात को दोनों एक साथ डिनर किया और दोनों चाहते थे कि इतने दिनों की जुदाई की बातें एक ही घंटे में ख़त्म कर दें, जो कि नामुमकिन था। फिर वे दोनों दिन भर के काम के बाद उसी पुराने गार्डन या कैफ़े में मिलने लगे। लोग अक्सर उन्हें साथ देखते थे। ज़ारा के घर वालों को भी पता चल गया था, पर उन्हें लगता था कि वो शादी नहीं करेंगे। वो इस बारे में ज़ारा को समय समय पर हिदायत भी देते रहते थे। इस तरह साल दर साल बीतने लगे। एक दिन रात के अंधेरे में उन दोनों ने अपना शहर छोड़ एक बड़े से महानगर में अपनी दुनिया बसा ली, जहाँ उस भीड़ में उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। वहीं पर दोनों एक एनजीओ में नौकरी करने लगे। उन दोनों का घर छोड़कर अचानक जाना किसी को अचरज भरा नहीं लगा, क्योंकि सालों से लोगों को उन्हें एक साथ देखने की आदत सी पड़ गई थी। पर अम्मी को ज़ारा का इस तरह जाना बहुत खला। वे काफ़ी बीमार रहने लगी। जोया आपा का भी निकाह हो गया था। इधर ज़ारा अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा था। एक दिन पता चला कि उसकी अम्मी को कैंसर हो गया है और सब लोगों ने यह कहकर इलाज टाल दिया था कि इस उम्र में इतना पैसा इलाज में क्यों बर्बाद करें। ज़ारा को जब इस बात का पता चला तो उसने रवि से बात की। रवि ने कहा, तुम अम्मी को अपने पास ही बुला लो, हम मिलकर उनका इलाज कराएंगे। ज़ारा अम्मी को इलाज कराने अपने घर ले आई। अम्मी जब उनके घर आई तो उनका प्यारा सा संसार देखकर बहुत खुश हुई। रवि ने बड़ी मेहनत करके पैसा जुटाया और उनका इलाज कराया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब तो उनकी बीमारियां भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, मगर अम्मी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। रवि उनकी परेशानी को समझ गया। एक दिन शाम को अम्मी ज़ारा के साथ बैठी थी, तभी रवि भी पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी, ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर रिश्तों में ज़्यादा ज़िंदगी होना ज़रूरी है। अम्मी, जब बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं रखा तो हम कौन होते हैं फ़र्क रखने वाले। अम्मी, मेरी तो माँ भी नहीं है, मगर आपसे मिलकर वह कमी भी पूरी हो गई। अम्मी ने प्यार से रवि को गले लगाया। तभी रवि बोला, आज एक और खुशखबरी है, आप जल्दी ही नानी बनने वाली हैं। अब अम्मी बहुत खुश थी। वो अक्सर ज़ारा के घर आती रहती थी। समय के साथ ही ज़ारा ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम ज़ारा ने हरिनूर रखा। ज़ारा ने यह नाम
देकर उसे हिंदू मुस्लिम के संजवातों से बरी कर दिया था। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए, और स्टोरी को लेकर आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगली बार कोई न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।